पंप वाली क्लास में आगे इसमें क्या क्या था वो देख लेता हूँ। हेड के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने, जितने प्रकार के हेड होते हैं। मैनोमेट्रिक हेड एक रियल हेड होता है डिस्चार्ज के लिए, अगर डिस्चार्ज आपको फाइंड आउट करना है तो। और केसिंग में वॉल्यूट केसिंग हो गई थी, है ना। और बैठो, बस अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा यार। एक्चुअली क्या देर फिजिक्स वाली क्लास लेने लगे थे। अब देखिए इसमें होता है जो केसिंग आपकी थी, हम लोगों ने कल एक केसिंग पढ़ी थी वॉल्यूट केसिंग। यस सर। जो आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में इस्तेमाल होती है। वॉल्यूट केसिंग जो होती है, ठीक है, इसमें एक कमी क्या होती है, इसके अंदर ईडीज ज्यादा पैदा होती है, ईडीज फॉर्मेशन होता है। ईडीज का मतलब क्या होता है? ईडीज का मतलब होता है सरफेस करेंट्स। मतलब अगर किसी केसिंग के अंदर पानी जब नाच रहा है तो उसकी सरफेस की वजह से या उसके बढ़ते हुए क्रॉस सेक्शन की वजह से पानी के अंदर अगर क्या पैदा हो रही, भंवर धाराएं पैदा हो रही, तो उसको ईडीज कहा जाता है। तो ईडीज जब ज्यादा पैदा होंगी तो क्या होगा कि अंदर जो फ्लूइड है उसकी एनर्जी फ्लूइड के अंदर के ही मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जिसकी वजह से फ्लूइड जितनी ऊंचाई तक जा सकता है उतनी ऊंचाई तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक नए प्रकार की केसिंग इजाद करी गई जिसका नाम रखा गया वोर्टेक्स केसिंग। वोर्टेक्स केसिंग, या इसको बोलते हैं केसिंग विद द गाइड वेन। केसिंग विद द गाइड वेन। तो ऐसी केसिंग जो गाइड वेन के साथ है। गाइड वेन का मतलब ये हो गया कि इस केसिंग के अंदर जो आपका पंखा घूमेगा उसके चारों तरफ एक और गाइड वेन लगी हुई है। गाइड वेन का काम क्या है कि जो पानी घूमकर बाहर निकल रहा है उसको और प्रॉपर डायरेक्शन देता रहे। तो जो गाइड वेन है, गाइड वेन क्या हो गया, पंखे के बाहर एक और केज है जिसको बोलेंगे गाइड वेन। तो ये गाइड वेन किसमें लगा? वोर्टेक्स केसिंग में। एम क्या है वोर्टेक्स केसिंग का, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये क्या रिड्यूस करता है? reduces ED's formation। ठीक है, और हेंस अगर ED's फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए इफिशियंसी ऑफ वोर्टेक्स केसिंग और इफिशियंसी ऑफ वॉल्यूट केसिंग के बीच में रिलेशन क्या है, तो वोर्टेक्स केसिंग की इफिशियंसी वॉल्यूट से अधिक है, क्योंकि उसके अंदर ईडीज फॉर्मेशन कम है। किसकी कारण से? गाइड वेन के कारण से। ये आपका एक केसिंग के ऊपर ऑब्जेक्टिव एरिया था। अब आते हैं इफिशियंसीज। कौन कौन सी इफिशियंसी हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं? इफिशियंसीज ऑफ पंप, पंप की इफिशियंसीज। तो इसमें आपके नंबर 1 पर है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, जो मैनोमेट्रिक हेड से कनेक्टेड है। तो इसको यहां पर मैनोमेट्रिक इफिशियंसी को डिनोट करेंगे ईटा मैनो। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, इसका वैल्यू होता है मैनोमेट्रिक हेड मैनोमेट्रिक हेड
अपॉन हेड imparted by impeller to liquid. हेड imparted by impeller to the liquid, मैनोमेट्रिक हेड। अब आपको यहां पर ये जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है, इसमें जो दोनों चीजें हैं, इसका मतलब आपको मैंने कल बताया था, मैनोमेट्रिक हेड था जिसके अंदर फ्रिक्शन लॉस और वेलोसिटी हेड दोनों जुड़ा हुआ। तो मैनोमेट्रिक हेड नापा कैसे गया होगा, इसको देख लीजिए। जो इसको नापने का जो प्रोसीजर है, उससे आप इसकी इफिशियंसी की फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर था आपका पंप, पंप में पानी पहले कहीं से उठ के आ रहा है और फिर कहीं पर डिलीवर हो रहा है। तो मैनोमेट्रिक हेड को नापने के लिए हमने क्या किया होगा, इस वाले पॉइंट पर जहां से पानी बाहर निकल रहा है, यहीं पर हमने एक स्टॉपेज लगा दिया होगा और यहीं से एक पीजोमीटर या मैनोमीटर लगा दिया। अब क्या होगा कि जब पानी से ऊपर आएगा पंप, तो यहां से पानी बाहर डिलीवर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कहां तक चल जाएगा, वो इसका मैनोमेट्रिक हेड हो गया। तो हमने ये माना कि मैनोमेट्रिक हेड जो है आपका, इस पंप, इतना पंप यहां पर डिलीवर कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो पंप है इसकी हमारे पास आरपीएम भी होगी, रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब कि इसका जो पंखा है पंप का, वो आपका कितनी तेज घूम रहा है, पंप का पंखा कितनी तेज घूम रहा है। तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को या पानी के वेट को कितनी तेज घुमा रहा है, इसके थ्रू हमको एक एनर्जी की मान पता चलेगी, जो हम बोलेंगे कि इंपेलर का जो हमारी एनर्जी है वो हेड इम्पार्टेड, लिखा है HEAD, हेड इम्पार्टेड बाय इंपेलर टू द लिक्विड, लिक्विड को दी गई एनर्जी। तो यहां पर दी गई जो एनर्जी है लिक्विड को, और जो यहां हमें मैनोमेट्रिक में मिल रही है, रियलिटी में दोनों सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। यस सर। जो लॉसेस होते हैं वो हमने ग्रॉस हेड में देखा कि मैनोमेट्रिक हेड और ग्रॉस हेड में एक पॉइंट का डिफरेंस है, उसके अंदर हम लोग इंपेलर लॉस को भी इंक्लूड करते हैं, है ना। अब इंपेलर लॉस जो हमारा था, क्योंकि इस पॉइंट पर जब आप लोग हेड कैलकुलेट करेंगे जहां पर इंपेलर घूम रहा है, तो यहां पर ग्रॉस हेड कैलकुलेट होगा, इंपेलर लॉस को काउंट कर लिया गया। यहां पर मैनोमेट्रिक मिल रहा है जो बिना इंपेलर लॉस के है। हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि घूमते हुए इंपेलर पे कोई मशीन जाके लगा दी जाए, क्योंकि मशीन यहां पर लगाने का मतलब मशीन टूट जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल लास्ट में ही हमको कोई ना कोई मशीन लगानी है, मैनोमेट्रिक या मैनोमीटर लास्ट में इसलिए लगाया गया है। तो हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड को नापा, और यहां पर एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमने क्या पता किया कि जो इसका आरपीएम था, ये जितना मास ऑफ द फ्लूइड इसके अंदर घुस रहा है इस पंप के अंदर प्राइमिंग कंडीशन में, जिसमें प्राइमिंग का मतलब पानी से भरी हुई कंडीशन, तो प्राइमिंग कंडीशन में जितना मास ऑफ द फ्लूइड है, उसको घुमाने में जो एनर्जी मिल रही है फ्लूइड को, उतनी एनर्जी यहां पर पहुंचती नहीं है। तो क्या करते हैं, उस एनर्जी का इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। आपको पता है कि रेशियो हमेशा 1 से कम होता है, तो एफिशिएंसी ये भी 1 से कम ही होगी। तो मैनोमेट्रिक हेड में फॉर्मूला क्या हो गया, मैनोमेट्रिक हेड एफिशिएंसी मतलब मैनोमेट्रिक हेड अपॉन हेड इम्पार्टेड बाय द इंपेलर टू द लिक्विड। तो इसका ओवरऑल मतलब ये होता है कि मैनोमीटर कहां लगाते हैं, यहां पे, और हेड की कैलकुलेशन कहां पे करते हैं, जो नीचे लिखना है उसकी कैलकुलेशन करते हैं पंप के आरपीएम के थ्रू। तो ये तो हो गया एक प्रकार का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, और ये हो गया एक प्रकार का प्रैक्टिकल, है ना। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में भी हमेशा डिफरेंस होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसको क्या लिखते हैं, प्रैक्टिकल हेड, या क्या बोलेंगे, एक्चुअल हेड, ठीक है। प्रैक्टिकल हेड अपॉन थ्योरेटिकल हेड, ये भी बोला जाता है ऐसा, प्रैक्टिकल हेड अपॉन थ्योरेटिकल हेड। अब आते हैं इसके आगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी।
वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। इसका है ईटा वी बराबर लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड फ्रॉम द पंप अपॉन quantity of liquid per second passing through impeller। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द इम्पेलर। तो इसमें भी इम्पेलर से जो पास हो रहा है और जितना डिस्चार्ज मिल रहा है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इसमें लीकेज लॉस एक मेन प्रॉब्लम होती है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का मेन प्रॉब्लम क्या है? लीकेज लॉस। लीकेज लॉस रिड्यूसेस वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। फिर तीसरे पे आते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी पे। मैकेनिकल इफिशियंसी हमेशा पावर के बारे में बात करता है। दो प्रकार की पावर, चाहे आप इंजन के केस में भी इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, है ना, हमेशा पावर की बात करेगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब दो चीजों की पावर की रेशियो। इसमें आते हैं पावर डिलीवर्ड बाय इम्पेलर टू द लिक्विड और पावर इनपुट ऑफ द शैफ्ट। कितनी पावर लिक्विड को डिलीवर हो रही है और जो हमारा पंप चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो पंप की जो शैफ्ट है उसको इलेक्ट्रिसिटी से कितनी पावर डिलीवर हो रही है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्योंकि जितनी पावर हम पंप को इलेक्ट्रिसिटी से देंगे, सारी की सारी पावर इम्पेलर के थ्रू फ्लूइड तक नहीं पहुंचेगी, कुछ इम्पेलर के अंदर लॉस हो जाएगी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? इम्पेलर लॉस। Impeller loss is connected to the mechanical efficiency। ठीक है, इन पर न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑब्जेक्टिव की इसमें सिलेबस में एक्सप्लेनेशन में नहीं है। हालांकि बिना न्यूमेरिकल की चीजें कंप्लीट मानी नहीं जाती हैं। आगे फ्यूचर में मैं न्यूमेरिकल डालता रहूंगा। फॉरेस्ट सर्विसेज के लड़के भी जो कि इन वीडियोस को देख रहे हैं जो ऑनलाइन में, तो उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब मैं वो मेंस का पेपर राइटिंग, क्वेश्चन राइटिंग कैसे करनी है और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, उसको जब करेंगे तो यही सारी चीजें वहां पर फिर आपके काम में आएंगी। न्यूमेरिकल शीट हम लोग सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, तो वो भी वीडियोस उस पर आगे अपलोड करेंगे। पहले आप ये वाला पेपर दे लीजिए, उसके आगे हम लोग इस काम को भी करेंगे। फरवरी महीने वैसे चालू कर देंगे, पेपर हो अथवा ना हो। ठीक है, अब आते हैं इस पर। लास्ट में आती है ओवरऑल इफिशियंसी। इसको बोलते हैं ईटा ओ। जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ये आपका होता है पावर आउटपुट और पावर इनपुट।
या इसको कह सकते हैं ये इस तरीके से मिलती है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीनों का मल्टीप्लाई कर देने पर आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिलती है। अब ये सारी एफिशिएंसी जो कनेक्ट होती है वो लॉसेस से कनेक्ट होती है। तो लॉसेस इन द पंप कौन कौन से होते हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं? देखिए, तो इसमें आपका होता है, एक होता है हाइड्रोलिक लॉस, और सेकंड आपका होता है मैकेनिकल लॉस। हाइड्रोलिक लॉस और मैकेनिकल लॉस। अब इसमें आते हैं हाइड्रोलिक लॉस, मैकेनिकल लॉस में जो इम्पेलर लॉस था ये आपका हाइड्रोलिक लॉस में अकाउंट होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपसे आज तक पूछा गया है वो है बियरिंग लॉस जो होता है पंप में। पंप की जो बियरिंग्स लगी होती है पंप के अंदर, तो बियरिंग लॉस किस कैटेगरी में आता है? तो ये मैकेनिकल लॉस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बाकी सारा आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं। इम्पेलर लॉस किस में आएगा? इम्पेलर फ्रिक्शन लॉस भी मैकेनिकल लॉस में। इम्पेलर लॉस की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक में भी उसको लिख सकते हैं। जो स्पेशल है वो क्या है? बेयरिंग लॉस। बेयरिंग लॉस सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एक मैकेनिकल मटेरियल है, तो मैकेनिकल लॉस की कैटेगरी में ही इसको डाल दिया गया। अब इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल, कई सारे हैं लेकिन वो आप लोगों में नहीं है। पानी का एंट्री और एग्जिट पे भी डिपेंड करता है पंप की एफिशिएंसी, कैसे वो उसकी पंप की वेन में एंटर कर रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। अब आते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। पंप की जो स्पेसिफिक स्पीड है उसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट आपका बनाया गया है। तो स्पेसिफिक स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन डेरिवेशन हम लोग को अभी नहीं जानना है। n अंडर रूट क्यू अपॉन h पावर 3/4, h पावर 3/4। h पावर 3/4 ये होता है स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला। अब स्पेसिफिक स्पीड जो है ये किस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया है, इसको आप लोगों को यहां पर जानना है कि क्या स्पेसिफिक स्पीड होती है। तो यहां पर फॉर्मूला आपका है, देखिए इस स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं। बात यह है कि ये फॉर्मूला कई जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा, बट इसकी बेसिक मीनिंग क्या है, हमको स्पेसिफिक स्पीड नाम के शब्द की जरूरत ही क्यों पड़ी? स्पेसिफिक हीट की जैसे जरूरत पड़ी कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है, और टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टोटल मास का, और केवल 1 kg का तो स्पेसिफिक हीट।
तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहां पर भी हमने स्पेसिफिक स्पीड बोला हुआ है, तो देखिए इसकी डिफिनीशन और फिर इसका इंटरकनेक्शन देखते हैं, इसी में हमारा पूरा काम हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर pump which deliver unit quantity against 1 meter head, which against 1 meter head. तो इसका मतलब ये है डेफिनेशन का कि अगर Q बराबर 1 हो और H बराबर अगर 1 हो जाए तो हमको NS बराबर क्या मिलेगा? N। और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है उस पर हम लोग आते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। क्योंकि पंप एक बार जब बन जाता है, कोई पंप मान लीजिए आपने लैब में बनाया, इसके लिए सबसे पहले मुर्गी होगी या अंडा, इसकी तरह सोचते हुए आइए कि सबसे पहली बार जब पंप बना होगा तो कैसे बना होगा। पहली बार जब पंप बना होगा तो हमको उस पंप का यूज हमने जब किया तो करने के बाद उस पंप को जगह जगह यूज करने लगे। अचानक से किसी जगह पर पानी और ज्यादा गहरा था या किसी जगह पर और ज्यादा पानी की क्वांटिटी की जरूरत पड़ने लगी, तो अब जो पंप हमने बनाया था हमने सोचा इस पंप को थोड़ा और बड़ा बनाएं, तो हम और बड़ा बनाएंगे। फिर उसके बाद कहीं पानी की जरूरत कम पड़ने लगी तो उसको हम छोटा बनाएं। तो अब हमको इस बात की जरूरत पड़ेगी कि पंप में जो हेड है उस हेड का और डिस्चार्ज का कुछ इंटर रिलेशन होना चाहिए कि पंप के पंखे को कितनी तेज घुमाया जाए कि ये उतना पानी दे दे जितना हम चाह रहे हैं। तो हमको एक आरपीएम की जरूरत पड़ी, एक आरपीएम हमें पता करना है जिस आरपीएम पर इंपेलर को घुमाने पे हमको उतना पानी मिले जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो हम लोग करते क्या है, जैसे अभी क्या बोले 10 रुपए या 100 रुपए में आपको 10 सेब मिलते हैं, ठीक है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? तो 10/100। अब 1 रुपए पता चल गया ना। अब हम हमेशा ये बता सकते हैं कि 5 रुपए में कितना मिलेगा, 5 से गुणा कर देंगे। 1000 रुपए में कितना मिलेगा, 1000 से गुणा कर देंगे। सेम चीज यहां कर रहे हैं कि एक मीटर हेड पर अगर 1 मीटर गहराई है, ठीक है, और 1 मीटर क्यूब पानी अगर हमें चाहिए, क्या लिखा है? यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच डिलीवर यूनिट क्वांटिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 मीटर हेड पर 1 मीटर गहराई पर अगर यूनिट क्वांटिटी का डिस्चार्ज चाहिए तो हमारे इस पंप की कितनी आरपीएम होनी चाहिए। वो आरपीएम जब हमें पता चल जाएगी, क्योंकि इंपेलर का काम क्या है, जितनी तेज घूमोगे उतनी तेज पानी खींचोगे। तो हमको 1 मीटर एक यूनिट क्वांटिटी डिस्चार्ज और 1 मीटर हेड पर जो आरपीएम है वो पता कर लिया, उसी को बोल दिया स्पेसिफिक स्पीड। अब जब ये पंप हम जो यूज कर रहे हैं, ऐसा ही कोई दूसरा पंप हमें बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहां पर जो पंप यूज हो रहा है ये 10 मीटर गहराई से और 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी जो है खींच रहा है ना, या इतना पानी खींच रहा है 2 मीटर क्यूब। बोले वैसे 2 मीटर क्यूब बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, 0.2 मीटर क्यूब पानी पर सेकेंड पानी क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब हमको ये बताया किसी ने कि जो दूसरी जगह जा रहे हो वहां पर गहराई 20 मीटर है, तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि अब कितने आरपीएम का पंप हमें चाहिए। अब आरपीएम की जैसे ही बात करेंगे, आरपीएम जितना तेज घूमने वाला पंप चाहिए, तो आरपीएम तो इस बात पे डिपेंड करता है कि पंप का शाफ्ट कितनी तेज घूमेगा, और शाफ्ट कैसे घूमता है, इलेक्ट्रिकल पावर से। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेज चेंज होगा उतनी तेज आपका क्या होगा, ये घूमेगा। तो आरपीएम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमको पंप की डिजाइन कंसिडरेशंस भी करनी पड़ेंगी।
तो हमारे पास अलग अलग फिजिकल कंडीशंस में कितने आरपीएम पर वो पंप का हमें ऑपरेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्पीड निकाल लेते हैं। मतलब यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट हेड पर जो स्पीड है उसको स्पेसिफिक स्पीड कह दिया गया। अब कहीं पर गए, वहां पर हमको किसी ने बताया भैया डिस्चार्ज यहां चाहिए 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और यहां पर हेड है 2 मीटर, तो इन्हीं दोनों से इसको रिलेट कर लेंगे। कैसे? वही वाला नियम, एक लिखा यहां लिखा एन, फिर हमने क्या बोला कि डिस्चार्ज कितना है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हेड कितना है 2, अब यहां एन कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से एन का मान निकल आएगा। और एन का आरपीएम मिलते ही हम लोग पंप की डिजाइन को चेंज करेंगे और उतने आरपीएम पे पंखा घुमाने लगेंगे। सिर्फ इसी काम के लिए स्पेसिफिक स्पीड को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करने के पीछे का कारण क्या हो गया, जब प्रथम पंप बना होगा उस पंप से सारे काम नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 2-3 पंप और बनाए होंगे। फिर इनको ये सोचा कि कुछ तो ऐसा चीज बनाओ जिसके थ्रू हम लोग सब कुछ डेवलप कर लें, तो इन्होंने यूनिट क्वांटिटीज पर चीजों को डेवलप कर लिया। तो स्पेसिफिक स्पीड की डिफिनीशन क्या हो गई, स्पीड ऑफ द ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप। ज्योमेट्रिकली सिमिलर, हमने आप लोगों को एक टॉपिक में सिमिलिट्यूड बताया था, मॉडल एंड प्रोटोटाइप एंड सिमिलिट्यूड, तो वहां पर ज्योमेट्रिकली सिमिलर की बात करी जा रही है। तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप मतलब उसकी केसिंग पहले से आप क्या करें कि उसकी केसिंग उसी, अगर कोई पंप की केसिंग जो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर रेडियस की है, तो जब आप इस पंप को ज्यादा डिस्चार्ज वाला बनाएंगे तो इसी ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब 5 सेंटीमीटर, अब अगला जो रीडिंग लेंगे 5 का मल्टीपल में लेंगे, तो 5 दूनी 10 है ना, ये 5 में 1.5 का गुणा करेंगे तो मतलब क्या हो गया 7.5। तो जो भी करेंगे 5 से गुणा करने के बाद वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच डिलीवर यूनिट आपका क्या है, क्वांटिटी। हाँ, अगर ये केसिंग सर्कुलर है तो जो दूसरा पंप है उसकी भी केसिंग सर्कुलर ही बनाएंगे, इवोल्यूट नहीं कर देंगे, है ना। किसी में अगर ओपन इंपेलर है तो उसमें दूसरे पंप में भी ओपन ही बनाएंगे। तो इसलिए क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच डिलीवर यूनिट क्वांटिटी अगेंस्ट यूनिट हेड, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड। इसमें स्पेसिफिक स्पीड में कभी गलती से कोई ये नहीं कहेगा। हाँ, एक बात और, स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले में यहां पर जो एच लिखा है ये हेड कौन सा है, ये आपका स्टैटिक हेड है या मैनोमेट्रिक हेड है, तो ये होता है मैनोमेट्रिक हेड। ये बात एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बुक्स में मिसिंग है, जो हम लोगों के पास जगदीश्वर सहाय या आपकी माइकल ओझा की किताब है उसमें ये बात मिसिंग है कि ये मैनोमेट्रिक हेड के ऊपर निकाला गया स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक स्पीड का कॉन्सेप्ट और उसकी नीड। मेन चीज है उसकी नीड, किसी चीज की नीड पड़ क्यों रही है। अब आते हैं इस पर, इसके स्पेसिफिक स्पीड के अनुसार जो हमारे पंप होते हैं उनकी टाइप कौन कौन सी बनाई गई है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। स्पेसिफिक स्पीड अगर 10 से 30 के बीच में है, 30 से 50, 50 से 80, 80 से 160 और 160 से 500, ये सारे किसमें होंगे, आरपीएम। तो इसको बोलेंगे स्लो स्पीड रेडियल फ्लो पंप। स्लो स्पीड रेडियल फ्लो पंप ये वाला कहलाएगा मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो पंप। फिर आएगा हाई वाला, हाई स्पीड रेडियल फ्लो पंप। फिर 80 से 160 में आएंगे मिक्स फ्लो, मिक्स्ड फ्लो पंप।
फिर आएंगे एक्सियल फ्लो पंप। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था वो भी बता रहा हूं। एक्सियल फ्लो पंप, मिक्स फ्लो पंप को स्क्रू टाइप पंप भी कहते हैं। हाँ, स्क्रू क्या होता है, वो एक्सियली भी चलता है और ऐसे भी चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है ना, सर्कुलर भी चलता है और एक्सियली भी चलता है, स्क्रू टाइप। तो मिक्स फ्लो में भी यही होता है। और एक्सियल फ्लो पंप आपका प्रोपेलर पंप भी कहलाता है। और आपको मैंने बताया था बेस्ट सूटेड पंप फॉर द इरिगेशन पर्पस, वो क्या था, एक्सियल फ्लो पंप। तो क्वेश्चन पूछा क्या था कि इरिगेशन पंप में कितनी आरपीएम होती है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द इरिगेशन पर्पस पंप के बारे में ऑब्जेक्टिव आया था। तो कितनी होती है, 160 से 500 ये रेंज होती है। क्वेश्चन यहीं से लिया गया था, शब्द चेंज था क्योंकि एक्सियल फ्लो होता है बेस्ट सूटेड फॉर इरिगेशन, तो कनेक्शन उसने इस तरीके से बनाया। के बाद आपका जो टॉपिक है उस पे आ रहा हूँ। अगला आपका है पंप से मल्टी स्टेज पंप। मल्टी स्टेज पंप ये आपका मेनली कहाँ इस्तेमाल होता है, डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग। इन जगहों पे इस्तेमाल होता है। मल्टी स्टेज पंप में जैसे हमारे पास हीट में और रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पैरेलल और सीरीज अरेंजमेंट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी मल्टी स्टेज पंप में दो अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है सीरीज अरेंजमेंट, जैसे सिलेंडर होते हैं इंजन में 4 सिलेंडर लाइन से, उसी तरह सीरीज अरेंजमेंट, उसी तरह ये एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट। जो चीज इससे पूछी जाती है वो आपको बता रहा हूं और दोनों का मतलब समझ लीजिए। सीरीज अरेंजमेंट का मतलब कि पंप में जो इम्पेलर लगा है वो एक ही शाफ्ट पे जब कई सारे इम्पेलर लगे हों तो क्या कहलाएगा, सीरीज अरेंजमेंट। मतलब 2 और मोर इम्पेलर ऑन ए सिंगल शाफ्ट। एक ही शाफ्ट पे जब कई सारे इम्पेलर लगे होंगे तो क्या कहलाएगा, सीरीज अरेंजमेंट। और टू और मोर इम्पेलर देन ए, मतलब ऑन मल्टीपल शाफ्ट, मतलब एक ही शाफ्ट पे नहीं, अलग अलग शाफ्ट पे, तो वो क्या कहलाता है आपका पैरेलल सिस्टम। तो अभी बताते हैं उसको पैरेलल वाले का।
जनरली जो अच्छी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, जैसे गेट वेट का पेपर आता है, जी या कभी कभी पुराने पेपर्स 2004 वार के ए के पेपर उठाइए, यस सर तो वहां पर देखेंगे तो इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो लेकिन बात अभी क्या है ना, अभी ये सब कोई बताता नहीं है उतना, लेकिन फिर भी इसको आप लोग जाने नहीं, क्योंकि कभी भी ये आ सकता है आपसे, है ना। सेम शाफ्ट पे है तो सीरीज है, अलग अलग शाफ्ट पे है इम्पेलर तो पैरेलल है। तो इसमें अब एक ही पाइप लगेगा, मतलब सीरीज वाले पंप में क्या होगा कि एक जगह सक्शन पाइप, एक जगह डिलीवरी पाइप है। जी लेकिन पैरेलल में क्या होगा, दो अलग अलग शाफ्ट, मतलब दो अलग अलग पंप, तो उनसे निकलने वाला पाइप कहीं जाके बन रहा होगा, मतलब एक जगह जाके बंध रहा होगा। तो जब बंधेगा तो उस जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, ज्वाइंटर लगाएंगे, है ना। तो ज्वाइंटर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पैरेलल वाले में। मतलब ये पूरा चीजें लॉजिकली जुड़ी है जी सर है ना। वो लॉजिक क्या, बस एक बार जान जाएंगे तो बस हो गया, उससे ज्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव में आपसे आना नहीं है। आ जाओ भैया, ऐसा तो नहीं कि लाइट में ना चलाए, आइए। बस तुरंत चालू हो जाएगा, 1 मिनट में। ठीक है, तो इसमें आपका था सीरीज और पैरेलल। तो पैरेलल वाले पे हम लोग पहुंचे थे। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, 2 और मोर इम्पेलर ऑन मल्टीपल शाफ्ट। शाफ्ट्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पर जो उसका सिंबल शो होगा वो ऐसे होगा कि एक शाफ्ट यहाँ है, एक इम्पेलर यहाँ है, दूसरा शाफ्ट यहाँ है और एक इम्पेलर यहाँ है। मतलब दो जो पंप लगे हैं वो अलग अलग शाफ्ट पे लगे हैं, दोनों पंप का डिस्चार्ज कैपेसिटी भी अलग अलग है। तो क्या होगा, एक पंप से अगर Q1 डिस्चार्ज चला, दूसरे पंप से Q2 डिस्चार्ज चला, तो ये दोनों आकर कहीं ना कहीं पर इसको जोड़ना पड़ेगा। इसके आगे जो डिस्चार्ज चलेगा Q1 और Q2 को ऐड करके पड़ेगा, तो जो Q3 होगा वो कितना हो जाएगा, Q3 बराबर Q1 प्लस Q2। तो यहां पर क्या लगाएंगे, एक ज्वाइंटर लगाना पड़ेगा, जिस ज्वाइंटर के अंदर इतनी क्षमता हो कि पानी के दबाव को झेल सके। पैरेलल वाले में क्या होगा कि एक जो शाफ्ट पर ही सारे लगे हुए हैं, तो एक बड़ा सा पंप है, इसमें एक ही पॉइंट पे इनलेट है, एक ही पॉइंट पे आउटलेट है, यहाँ कोई ज्वाइंटर नहीं है, एक ही इनलेट आउटलेट है। तो ज्यादा डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए या ज्यादा डिस्चार्ज लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पैरेलल और सीरीज वो सीरीज अरेंजमेंट। अब आते हैं
कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जितने होते हैं वो आपके पंप में एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो रिलेशन निकालते हैं वो आपका हेड डिस्चार्ज इनके बीच में रिलेशन निकाला जाता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है आपका है, इसको बोलते हैं, देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन कौन से हैं इसको आपको बता रहा हूं मैं। एक साथ क्लब कर दे रहे हैं सबको, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इधर शो करी गई है, मैनोमेट्रिक हेड P शो किया गया है। P का मतलब होता है पावर, शैफ्ट पावर। ये क्या आपकी पावर ऑन द शैफ्ट, जो आपके पंप के शैफ्ट पर है। मैनोमेट्रिक हेड आप लोग जानते हैं, है ना, मैनोमेट्रिक हेड हो गया। और तीसरी चीज जो इस एक्सिस पे दिखाई गई है वो हमने दिखाया है ईटा नॉट, जो कि क्या है आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी। जो तीनों का क्या है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इस पे देखिए 3 ग्राफ इसमें बनेंगे। एक आपका है ऐसे, दूसरा है आपका, तीनों का मतलब है मैं आपको बताता हूं, ऐसे। और तीसरा आपका है ऐसे, ठीक है। ये आपका है मैनोमेट्रिक हेड का या हेड का हो गया, और इस तरफ आपका दिखाया गया है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हेड के अनुसार कैसे कैसे मिल रहा है, ठीक है। फिर यहां पर आपका दिखाया गया है ओवरऑल इफिशिएंसी। ये वाला जो सेकंड वाला ग्राफ है इसका कलर में यहां पर हल्का सा येलो कर दे रहा हूं। तो ये आपका क्या है ओवरऑल इफिशिएंसी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ग्राफ आपका है ये आपका है शैफ्ट पावर का। ये आपका है P शैफ्ट का पावर। इसमें एक चीज जो कंसीडर करी गई है वो क्या होता है कि पंप का आरपीएम जो है एन, वो क्या है कांस्टेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जरूरत क्यों है, मेन चीज ये है। ये बात तो है ही नहीं कि हमने इसको बनाया क्यों है, मतलब बनाया क्यों, ये बवाल लिया क्यों भाई, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया क्यों। कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी क्या होता है, चारित्रिक। ये पंप में कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्रैक्टिकल आधारित है। तो देखिए कैसे कैसे आपको इसमें लॉजिक डेवलप करना है। लॉजिक क्या डेवलप करना है कि जो शैफ्ट की पावर है वो 0 से चालू नहीं हुई है। इसका ये मतलब हुआ कि पंप जब आप चलाएंगे तो कितने भी पावर का पंप होगा जरूरी नहीं पानी खींच ले। मतलब अगर आप पंप के शैफ्ट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट में पावर नहीं पैदा करेंगे तो डिस्चार्ज ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि शैफ्ट पावर 0 से चालू ना होने का मतलब क्या है कि शैफ्ट की पावर आपको कंसिडरेबल अमाउंट में रखनी पड़ेगी तभी डिस्चार्ज मिलना चालू होगा। क्योंकि शैफ्ट की पावर जब यहां से चालू हो रही है तो डिस्चार्ज यहां 0 से बढ़ना चालू हो रहा है, ठीक है।
तो यहां पर इससे हम लोग मतलब क्या निकाल सकते हैं कि हाँ कि shaft power only considerable shaft power will give discharge. ठीक है, अब देखिए दूसरा मतलब क्या निकलता है इसमें। दूसरा क्या है कि पंप की इफिशियंसी कहां से चालू है, जीरो से चालू है। तो इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने पंप को पावर दी, ठीक है, और डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी तो मौजूद ही है, ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज नहीं मिल रहा, मतलब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी तो गायब हो गई, क्योंकि डिस्चार्ज मिलेगा तभी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि मैनोमीटर पर रीडिंग तभी आएगी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी में मैनोमेट्रिक हेड जीरो होते ही क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि शाफ्ट की पावर अगर कंसिडरेबल अमाउंट होगी तो ही डिस्चार्ज मिलेगा, और जब तक डिस्चार्ज नहीं मिल रहा होगा तब तक एफिशिएंसी जीरो कही जाएगी। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी जीरो इसीलिए यहां से चालू करी गई है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए जो पॉइंट बन के आ रहा है वो ये है कि जीरो एफिशिएंसी मींस, इसका मतलब क्या हुआ, नो डिस्चार्ज। पहले नंबर पे तो हो गया नो डिस्चार्ज, बट पावर इज अवेलेबल। पावर तो है लेकिन डिस्चार्ज नहीं है, तो इस कंडीशन को भी क्या बोलेंगे हम लोग, नो आपका डिस्चार्ज वाला कंडीशन, या ओवरऑल एफिशिएंसी जीरो कही जाएगी। और सेम चीज देखिए मैनोमेट्रिक हेड में, कि जब तक आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मैनोमेट्रिक हेड नहीं मिलेगा, मैनोमेट्रिक हेड तभी तक मिलेगा जब आपको आउटलेट पर डिस्चार्ज वाला हेड मिल रहा, ठीक है, आउटलेट पर डिस्चार्ज हेड जब मिलेगा तभी मैनोमेट्रिक हेड मिलेगा। तो क्या मैनोमेट्रिक हेड कभी जीरो हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर डिस्चार्ज मिल रहा है तो। डिस्चार्ज अगर नहीं मिल रहा है तो मैनोमेट्रिक हेड क्या है, जीरो है। लेकिन यहां पर पंप में डिस्चार्ज मिलना कहां से चालू हुआ, जब मैनोमेट्रिक हेड की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इंटरकनेक्शन है पंप का, जब इस चार्ट को बना लिया गया, किसी एक पंप पे हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डेवलप कर लिया, जैसे स्पेसिफिक स्पीड को डेवलप किया गया था 1 यूनिट डिस्चार्ज पर 1 मीटर हेड पे। अब यहां पर क्या हुआ, जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका डेवलप हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पंप की जिसकी n कांस्टेंट है, ठीक है, n आरपीएम उसका कांस्टेंट है, इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इस कर्व के थ्रू कोई दूसरा पंप अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां से डिस्चार्ज की वैल्यू चुन लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर बढ़ते जाइए। एक पॉइंट मिलेगा आपको शाफ्ट पावर पे, एक पॉइंट मिलेगा ओवरऑल एफिशिएंसी पे, और एक पॉइंट मिलेगा आपको मैनोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट पे। तो आप यहां पर जो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए आपने एक पंप के लिए इसको बनाया, दूसरा पंप आप बनाना चाहते हैं, तो इस जगह पर जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इसको बोलेंगे डिजाइन डिस्चार्ज, कि आप कितने डिस्चार्ज के लिए पंप को डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज पर कितनी शाफ्ट पावर होनी चाहिए, कितनी ओवरऑल एफिशिएंसी मिलेगी, और कितना मैनोमेट्रिक हेड हमें डेवलप करना है। अब ये तीन चीजें जब पता चल जाएंगी तो इनके फॉर्मूले से आउटलेट वेलोसिटी, इंपेलर शाफ्ट पे कितना पावर, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का ओवरऑल काम क्या है, एक पंप से बनाया गया, बाकी पंप अगर इतने डिजाइन डिस्चार्ज पे डेवलप करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस इतने डिस्चार्ज को पाने के लिए क्या क्या वैल्यूज हमको यहां से लेकर आनी है, और उसके लिए फिर हम लोग नया पंप हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कर्व इफिशियंसी पर आधारित है। तो जब पूछा जाएगा तो आपको क्या देखना है, ये जीरो से चालू होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा हेड पर कौन सा आधारित है, तो वो यहां से चालू होना चाहिए, जीरो से नहीं चालू होना चाहिए, ठीक। और जीरो के बाद कौन सा आ रहा है, ये शाफ्ट वाला, शाफ्ट पावर वाला, क्योंकि शाफ्ट में पावर डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आउटलेट मिलने लगे, ये भी तो हो सकता है कि पंप में पावर डेवलप हुई, शाफ्ट में पानी सक हुआ और यहां पे जाके रुका हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, तो भी तो इसीलिए शाफ्ट पावर वाला जो पॉइंट है क्या नीचे है, और मैनोमेट्रिक वाला ऊपर है, क्योंकि मैनोमेट्रिक तभी मिलेगा जब वीडी मिलेगा, है ना। तो
ये आपका पंप का हो गया। पंप में 15 मिनट का चीज और है, उसको हम कल की क्लास में या आज शाम तक में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया ना? जी सर। कहां तक पहुंचे थे कल? भूल गया? अरे यार, तू लिखते नहीं ना। कल रिगार्डिंग है ना अपने पास, इसको पास कर दो पहले।